क्या आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी जीत एक ऐसे आदमी ने दिलाई जिसे बाद में सिस्टम ने खामोशी में धकेल दिया, जिसे 9 गोलियां लगीं, फिर भी वो मरा नहीं, और जिस पर बाद में देशद्रोह जैसे आरोप लगाए गए, जिसने प्रधानमंत्री से साफ कहा, अभी युद्ध किया तो हार तय है। 6 महीने की तैयारी के बाद उसी आदमी ने 13 दिनों में इतिहास बदल दिया। 93,000 दुश्मन सैनिकों ने हथियार डाल दिए, एक नया देश पैदा हुआ। लेकिन जीत के बाद वो चुपचाप पीछे हटा दिया गया। सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, सवाल ये है क्या हम जानते हैं उसके साथ क्या किया गया। चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। सैम हॉर्मसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। सैम मानेकशॉ हर्मिस द मानेकशॉ और हिला मेहता की 5वीं संतान थे। हर्मिस द मानेकशॉ पेशे से एक डॉक्टर थे। उनके माता पिता मूल रूप से गुजरात से थे। वे गुजरात के वलसाड़ इलाके के रहने वाले थे। भविष्य की तलाश उन्हें अमृतसर ले आई। यहाँ डॉक्टर हॉर्मसजी मानेकशॉ ने एक क्लिनिक और फार्मेसी की शुरुआत की। बचपन से ही सैम अलग थे, शरारती, बेहद जोशीले और हर चीज को चुनौती समझने वाले। उनकी पहली इच्छा थी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उन्होंने पंजाब में ही पूरी की। इसके बाद शेरवुड कॉलेज, नैनीताल, सिर्फ 15 साल की उम्र में 1929 में उन्होंने जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट हासिल किया और फिर 1931 में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा स्पेशल क्वालिफिकेशन के साथ पास किया। जब सैम 17 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने इस रिक्वेस्ट को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उनकी एज अभी काफ़ी कम है। साथ ही उस समय उनके 2 बड़े भाई ऑलरेडी लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनके पिता के लिए एक और बच्चे को लंदन भेजना आसान नहीं था। अपने पिता से ना सुनकर सैम मानेकशॉ को काफ़ी बुरा लगा और मजबूरन उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसे आज हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर द्वारा आयोजित एग्जाम में साइंस में 3rd रैंक से सैम पास हुए, लेकिन किस्मत उन्हें किसी और रास्ते पर ले जाने वाली थी। इसी दौरान 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेतवुड भारतीय सैन्य कॉलेज समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति ने सेना में ऑफिसर कमीशंस के लिए भारतीयों को ट्रेन करने के लिए भारत में एक सैन्य एकेडमी स्थापित करने की सिफारिश की, जिसके जरिए टैलेंटेड इंडियन कैडेट्स को ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में भर्ती किया जाता था। इसी से भारतीय सेना की आईएमए की शुरुआत हुई। सैम मानेकशॉ ने अपने पिता से आईएमए जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन इस बार भी उन्हें अपने पिता से ना सुनने को मिला। हालांकि इस बार उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। 1 अक्टूबर 1932 देश भर से चुने गए सिर्फ 15 कैंडिडेट्स में एक नाम था, सैम मानेकशॉ। उन्होंने मेरिट लिस्ट में 6वां रैंक हासिल की। वो आईएमए के बैच का हिस्सा बने। इस बैच को इतिहास ने नाम दिया द पायोनियर्स। सैम मानेकशॉ को करीब 3 साल तक आईएमए में मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में क्वार्टर मास्टर अपॉइंटेड दिया गया। 1 मई 1938 को वो अपनी कंपनी के क्वार्टर मास्टर नियुक्त हुए। भाषाओं में उनकी पकड़ असाधारण थी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, और 1938 में उन्होंने पश्तो भाषा में। उन्होंने हाई लेवल मिलिट्री इंटरप्रेटर एग्जाम भी क्लियर किया। भले ही शुरुआत में सैम डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने जज्बे से सभी सीनियर्स का दिल जीत लिया था। ये तो बस शुरुआत थी और अभी दुनिया को सैम बहादुर का असली रूप देखना बाकी था। 1939 वर्ल्ड वॉर 2। इस युद्ध में जापान ने एशिया में एलाइड पावर्स की हालत खराब कर दी थी। चीन में एलाइड पावर्स को बुरी तरह रौंदने के बाद जापान ने ब्रिटेन को भारत से भी खदेड़ने के इरादे से बर्मा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। 1942 तक जापानी इंपीरियल आर्मी बर्मा में बीलिन रिवर तक पहुंच चुकी थी, जो सितांग नदी से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में थी। जापानी सेना बड़ी तेजी से सितांग ब्रिज की ओर बढ़ रही थी। ऐसे हालात में योग्य अधिकारियों की भारी कमी के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने सितांग ब्रिज की रक्षा की जिम्मेदारी सैम मानेकशॉ को सौंपी। चूंकि सैम पंजाबी भाषा बहुत अच्छी बोलते थे,
इसलिए उन्हें राइफल कंपनी का स्थानापन्न कमांडर नियुक्त किया गया। उन्हें डबल प्रमोशन देते हुए सीधे कैप्टन बना दिया गया। बर्मा में सितांग नदी पर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन के साथ कैप्टन सैम मानेकशॉ ने अपनी कंपनी का नेतृत्व संभाला। जापानी सेना ने सितांग ब्रिज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में उनकी कंपनी के जवानों ने जोरदार काउंटर अटैक किया और जापानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। हालांकि इस संघर्ष में उनकी कंपनी को लगभग 30% जनहानि झेलनी पड़ी, फिर भी जवाबी हमला पूरी तरह सफल रहा। ये जीत काफी हद तक कैप्टन मानेकशॉ के उत्कृष्ट नेतृत्व, साहस और दृढ़ता का परिणाम थी, और इस तरह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सितांग ब्रिज को डिफेंड कर लिया गया। लेकिन इसी दौरान 22 फरवरी 1942 कैप्टन सैम मानेकशॉ बुरी तरह घायल हो गए। इस संघर्ष में जापानी मशीनगनों से दागी गई 9 गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन सैम अब भी जिंदा थे। वे 36 घंटों तक इसी घायल अवस्था में युद्ध के मैदान में पड़े रहे और अंततः बेहोश हो गए। उनकी बटालियन के एक सिपाही शेर सिंह ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो बिना समय गवाए सैम को अपने कंधे पर लादकर उन्हें पास के मेडिकल कैंप तक पहुंचाया। उनकी गंभीर हालत देखकर एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बता दिया। डॉक्टर ने कहा कि उनके बचने की संभावना बेहद कम है और उनका इलाज करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसने युद्ध में घायल दूसरे सैनिकों का इलाज करना ज्यादा उचित समझा, लेकिन बर्मा के युद्ध में सैम मानेकशॉ के असाधारण साहस और नेतृत्व को देखते हुए 177वें इन्फेंट्री इंडियन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डेविड कवन खुद उस मेडिकल कैंप में पहुंचे। मानेकशॉ को जीवन और मृत्यु के बीच जूझते देख वे तुरंत उनकी ओर लपके। इस डर से कि कहीं मानेकशॉ की मृत्यु न हो जाए, जनरल ने वहीं अपने हाथ से उनके सीने पर मिलिट्री क्रॉस का रिबन लगा दिया और कहा, अ डेड मैन कैन नॉट बी अवॉर्डेड अ मिलिट्री क्रॉस। एक मृत व्यक्ति को मिलिट्री क्रॉस नहीं दिया जा सकता। हालांकि इतना बहादुर सिपाही बिना इलाज के मर जाए, ये सेना को मंजूर नहीं था। सिपाही मेहर सिंह बदेशा ने डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। ऑपरेशन से पहले ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने सैम से पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू? सैम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आई वॉज किक्ड बाय अ ब्लडी म्यूल। डॉक्टर जोर से हंस पड़ा और बोला, बाय जोव, यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक यू आर वर्थ सेविंग। और फिर उन्होंने सैम की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार सर्जरी सफल रही और सैम मानेकशॉ की जान बच गई। कुछ समय बाद उन्हें होश आ गया। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सैम मानेकशॉ ने दोबारा अपना सैन्य चार्ज संभाला। उनके शानदार कार्य और नेतृत्व के चलते पहले उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। वे मिलिट्री ऑपरेशंस के ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर के पद तक पहुंच गए। 1947 भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक साल। सदियों की गुलामी के बाद देश आजाद तो हुआ, लेकिन उसी पल भारत की आत्मा को एक गहरी चोट भी लगी। देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बने। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने सैम मानेकशॉ को नवगठित पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यह कोई साधारण ऑफर नहीं था। एक नई सेना, ऊंचा पद, सम्मान, ताकत और भविष्य की सुरक्षा। सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया, मेरा दिल सिर्फ भारत के लिए धड़कता है। सैम मानेकशॉ के लिए भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत उनके लिए जान से बढ़कर था। 1962 भारत चीन युद्ध, एक ऐसा साल जिसने भारतीय सैन्य इतिहास को झकझोर कर रख दिया। भारत चीन युद्ध केवल सीमा पर लड़ा गया युद्ध नहीं था। ये गलत राजनीतिक आकलन, अपर्याप्त सैन्य तैयारी और सेना की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का परिणाम था। सेना को ना तो पर्याप्त हथियार मिले, न ही सही समय पर रणनीतिक स्वतंत्रता। युद्ध के बाद अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय कुछ शक्तियों ने बलि का बकरा ढूंढना शुरू किया। इसी दौर में लेफ्टिनेंट जनरल मानेकशॉ पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार, विदेशी ताकतों से संबंध जैसे निराधार और झूठे आरोप लगाए गए। जबकि सच्चाई ये थी कि सैम मानेकशॉ उन गिने चुने अफसरों में थे जिन्होंने युद्ध से पहले ही चेताया था, सेना तैयार नहीं है। समय बीता, जांच हुई और एक एक करके सभी आरोप पूरी तरह झूठे साबित हुए। सैम मानेकशॉ ने हमेशा देश को राजनीति से ऊपर रखा। 1969 में
भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सैम मानेकशॉ को भारतीय सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति सिर्फ पद नहीं थी, ये सेना को ये संदेश थी कि अब सेना को सेना ही चलाएगी। 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, मानवाधिकारों के भीषण संकट से जूझ रहा था। लाखों निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार, महिलाओं पर अमानवीय हिंसा और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमाओं पर शरण लेने को मजबूर। ये केवल राजनीतिक संकट नहीं, ये मानवता का प्रश्न बन चुका था। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को बुलाया। इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे पाकिस्तान में घुसना होगा, मुझे युद्ध चाहिए। मानेकशॉ ने बिना झिझक बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, मैडम, यदि आप अभी युद्ध में उतरती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत की हार होगी। मेरा काम जीतना है, हारना नहीं। मानेकशॉ भावनाओं में नहीं, रणनीति में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 बड़े कारण बताए। मॉनसून आने वाला था, बारिश से रास्ते, पुल और मैदान कीचड़ में बदल जाते, सेना की तेज मूवमेंट असंभव हो जाती, हिमालय में बर्फ का पिघलना जिससे चीन के हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता और भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ता। सेना की अधूरी तैयारी, हथियार, गोला बारूद, लॉजिस्टिक्स, एयर सपोर्ट, सब कुछ अभी पर्याप्त नहीं था। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी की आंखों में देखकर पूछा, मैडम, क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं या सिर्फ युद्ध लड़ना? फिर उन्होंने निर्णायक शब्द कहे, यदि आप मुझे 6 महीने का समय दें तो मैं जीत की गारंटी देता हूं। इंदिरा गांधी ने सेनाध्यक्ष की बात मानी। उन्होंने तत्काल युद्ध का आदेश नहीं दिया। मानेकशॉ द्वारा मांगे गए इन 6 महीनों में सेना को पूरी तरह तैयार किया गया, रणनीति को अंतिम रूप दिया गया, हथियार और रसद जुटाई गई और सबसे अहम, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समर्थन हासिल किया गया। दिसंबर 1971, जब समय सही था, जब मौसम, सेना और रणनीति तीनों भारत के पक्ष में थे, तब युद्ध शुरू हुआ। केवल 13 दिनों में भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य जीत दर्ज की। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वे रणनीति, नेतृत्व और नैतिक शक्ति का प्रतीक थे। 1971 युद्ध समाप्त हो चुका था, भारत जीत चुका था। देश भर में उत्सव था, सड़कों पर लोग खुश थे, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां थीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस जीत की नींव रखी थी, वो धीरे धीरे शोर से दूर होता जा रहा था। सैम बहादुर, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। युद्ध के दिनों में वे हमेशा सबसे आगे रहे और युद्ध के बाद खामोशी में चले गए। जो जनरल गोलियों के बीच खड़ा रहा, वही जनरल शांति के समय व्यवस्था की बेरुखी के बीच चुपचाप खड़ा रहा। जिस इंसान ने देश को उसकी सबसे बड़ी सैन्य जीत दिलाई, उसे अपने अंतिम वर्षों में पूरा सम्मान नहीं मिला। फील्ड मार्शल, भारतीय सेना का सबसे ऊंचा पद, इससे ऊपर कुछ नहीं। फिर भी सरकारी आवास, स्टाफ और जरूरी सुविधाओं के लिए उन्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। सैम बहादुर ने कभी शिकायत नहीं की, कभी नाराजगी नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी गरिमा कभी नहीं खोई। वे शांति से अपना जीवन जीते रहे। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये उस व्यवस्था की कहानी थी जो अपने नायकों को अक्सर देर से पहचानती है। 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम स्वयं उनसे मिलने पहुंचे। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, न भाषण थे, न कैमरों की चमक। ये एक सैनिक द्वारा दूसरे सैनिक को दिया गया सच्चा सम्मान था। 27 जून 2008, 94 वर्ष की आयु में सैम बहादुर हमसे विदा हो गए। अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सैम बहादुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं। 2 शब्द, लेकिन पूरे जीवन का सार। कठिन हालात में भी संयम, अंतिम क्षण तक गरिमा। उनका अंतिम संस्कार ठीक उनके जीवन जैसा था, सादा और शांत। न प्रधानमंत्री उपस्थित थे, न राष्ट्रपति, न कोई मंत्री। कुछ सैनिक थे, कुछ नम आंखें थीं और बहुत सारी खामोशी। लेकिन शायद यही खामोशी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि थी, क्योंकि सम्मान भीड़ से नहीं मिलता, सम्मान कर्म से मिलता है। सैम बहादुर सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे अनुशासन थे, वे साहस थे, वे नेतृत्व थे। जो बोलता कम है
लेकिन देश को सीधा खड़ा रखता है। आज भी अगर भारत मजबूती से खड़ा है तो उसकी वजह सैम बहादुर जैसे लोग हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन देश की रीढ़ बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। जय हिंद। ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल हिडन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।